Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dhaiya. Today we will start the fourth part of End of Bipolarity. This is the final part. In first part we have discussed about the Cold War and World War II. In second part we have already discussed about the Soviet system. ठीक है, सोवियत सिस्टम में किस किस तरह की पॉलिसीज थी, किस आइडियोलॉजी पे सोवियत सिस्टम चलता था. पार्ट 3 में हमने डिस्कस करा कि किस तरह से सोवियत सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन हुआ. एंड इन दिस पार्ट वी विल फोकस ऑन the main leaders of the Soviet Union, main leaders of the USSR. So let's see. So first leader was Vladimir Lenin. ये जैसे ही USSR एग्जिस्टेंस में आया आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन, सो एट दैट टाइम USSR was लीडेड बाय लेनिन, व्लादिमीर लेनिन. इसकी पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी. इसी पार्टी ने यूएसएसआर में रशियन रिवॉल्यूशन को लीड करा था, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन. और इन्हीं लोगों ने, इसी पार्टी ने सोशलिस्ट लाइंस पे, कम्युनिस्ट लाइंस पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी थी इन द यूएसएसआर. सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन बोल्शेविक पार्टी ने करा था बाय ओवरथ्रू द रूल ऑफ निकोलस II. ही वाज द जार एट दैट टाइम. मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जार उस टाइम पे जो लीडर होता था, किंग होता था, उसको डेजिग्नेशन दी जाती थी जार की. तो एट दैट टाइम निकोलस II वाज द जार, जिसको रशियन रिवॉल्यूशन के थ्रू हटा दिया था और बोल्शेविक पार्टी ने अपना रूल एस्टेब्लिश करा था. आफ्टर हिम जोसेफ स्टालिन केम इनटू लीडरशिप. इसके व्लादिमीर लेनिन के बाद आए जोसेफ स्टालिन, एंड ही वाज द स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ कम्युनिज्म. ही वाज द स्ट्रिक्ट फॉलोअर of equality in the society. But what was the shortcoming in his rule? Actually, the main positive things he introduced is positive rapid industrialization and collective farm system. We already know this. What do you mean by collective farm system? जहां पे लोग अपने रिसोर्सेस को पूल करते हैं, जहां पे लोग अपने लैंड को पूल कर लेंगे, जहां पे लोगों अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे. सो दिस इज द कलेक्टिव फार्म सिस्टम. इसकी वजह से वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी, प्रॉफिट बहुत था, और उसकी वजह से सरकार जो थी वहां पे गवर्नमेंट, वो फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करा पा रही थी. ठीक है, तो जोसेफ स्टालिन ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और कलेक्टिव फार्म सिस्टम को वहां पे इंट्रोड्यूस करा. एंड दिस वाज द पॉजिटिव थिंग्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जोसेफ स्टालिन इन सोवियत यूनियन. बट ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर of 1930s. He was responsible for the Great Terror of 1930s. So what was the Great Terror of 1930s? Actually उस टाइम पे कोई भी पार्टी अलाउ नहीं थी, दूसरी आइडियोलॉजी अलाउ नहीं थी इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, इन फ्रंट ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. जो कोई भी इनके अगेंस्ट वॉइस उठाता था, इनको क्वेश्चन करता था, सो जोसेफ स्टालिन उनको जेल करवा देते थे. ठीक है, जेल में बंद कर दिया जाता था उसको. ठीक है, उनकी किलिंग्स हो जाती थी, असैसिनेशन हो जाता था. सो लोगों में उस टाइम पे बहुत डर था. लोग बहुत डरे हुए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ स्टालिन, क्योंकि वो बहुत ही एक हार्श रूलर थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थे. सो दैट्स व्हाई हिज रेन वाज टर्म्ड एज द ग्रेट टेरर ऑफ 1930s. तो उनकी लीडरशिप का जो टाइम था उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रेट टेरर ऑफ 1930s. After him, Nikita Khrushchev hold the position. So Nikita Khrushchev जैसे ही आए, he was somehow liberal person of liberal ideology. He was the person of liberal ideology. So जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड करी, यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में वो आए, तो उन्होंने अपने थोड़े लिबरल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कराए सिस्टम के अंदर. ही सजेस्ट फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वेस्ट. अब उन्हें लगा कि यार बहुत ज्यादा टसल हो गई, हमें वेस्ट के साथ इतना टसल नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक बर्डन हम पे आ रहा है और लोग हमारे अगेंस्ट होते जा रहे हैं. तो इन सबको प्रॉपर मैनेज करने के लिए अभी हमें हमारे वेस्ट के साथ, यूएसए के साथ और बाकी सारी कंट्रीज के साथ में रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहिए. सो ही वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वेस्ट, एंड ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द de-Stalinization. And what was de-Stalinization? De-Stalinization was criticizing the policies of Stalin.
and introducing liberal elements within the political system of USSR. So criticizing policies of Stalin and suggesting his own policies, and his own policies was based on the liberal lines. ठीक है? So he was against the policies of Joseph Stalin and he used to criticize his policies. That's why he introduced some liberal elements within the system of USSR. So these are the three leaders of USSR: Vladimir Lenin, Joseph Stalin, and Nikita Khrushchev. And after Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev came into power. And he proposed the Asian Collective Security System. And what was the Asian Collective Security System? सिमिलरली नेटो की लाइंस पे इन्होंने सजेस्ट करा एक एशियन सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें एशियन कंट्रीज हो ज्यादातर, क्योंकि वॉर्सो पैक्ट में जो कंट्रीज थी वो यूरोपियन कंट्रीज भी थी, तो वो उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो किसकी तरफ था? यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज की तरफ। तो ये चाहते थे कि एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम हो, ऐसा ग्रुप हो जिसमें सारी एशियन कंट्रीज हो और वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, लाइक नेटो। सिमिलरली ऑन द लाइंस ऑफ नेटो, जैसे नेटो में किसी कंट्री पे अगर अटैक होता है तो दूसरी कंट्रीज उनको सपोर्ट करती हैं, मिलिट्री सपोर्ट देती हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट देती हैं। सिमिलरली एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम में एक ग्रुप बने जिसमें एशियन कंट्रीज सारी कंट्रीज को हेल्प करे इन द टाइम ऑफ वॉर, इकोनॉमिक हेल्प दें और मटेरियल हेल्प करें, ठीक है, मिलिट्री हेल्प कर दें उनको, बाकी सारी कंट्रीज को इन द सिनेरियो ऑफ वॉर। सो इस तरह का एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का ड्रीम उन्होंने सजेस्ट करा, ठीक है, एक सिस्टम उन्होंने प्रपोज करा, किसने? लियोनिड ब्रेजनेव ने। एंड ही वाज इन्वॉल्वड इन सप्रेसिंग रिवॉल्यूशंस इन नेबरिंग स्टेट्स एंड इन्वेजन्स ऑफ अफगानिस्तान। सो नेबरिंग स्टेट्स में जो उनके, फॉर एग्जांपल चेकोस्लोवाकिया में एक वहां पे रिवोल्ट हुई, लोगों ने यूएसएसआर के अगेंस्ट रिवोल्ट करी टू टेक इंडिपेंडेंस फ्रॉम द होल्ड ऑफ यूएसएसआर, तो उसको सप्रेस कराने में ही प्लेड अ ग्रेट रोल। एंड ही आल्सो प्लेड ग्रेट रोल इन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। यूएसएसआर ने जब इन्वेड करा अफगानिस्तान को अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए उस एरिया में, स्पेशली एशियन और मिडल ईस्ट रीजन में, ठीक है, तो उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा, एक क्रूशियल रोल प्ले करा इन द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। एम गोर्बाचेव, आफ्टर लियोनिड ब्रेजनेव, एम गोर्बाचेव came into power and he was the last leader of Soviet Union. He was the last leader of Soviet Union and introduced the political and economic reforms. Political और economic reforms बहुत सारे इन्होंने introduce करे, basically on the lines of liberal democracy. एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स इन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि बहुत स्टैग्नेशन आ गया था, जो वहाँ के लोग थे बहुत परेशान थे वहाँ की गवर्नमेंट से, अपने किसी तरह की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, तो उन्होंने लोगों को थोड़ा फ्री फील करवाने के लिए डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया पॉलिटिकल सिस्टम में, और वहाँ की इकोनॉमी को लिबरल लाइंस पे लाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए। And he introduced the policy of perestroika and glasnost. What do you mean by the perestroika? Perestroika means restructuring and glasnost means openness. ठीक है, openness for the economy, openness for the relations with the West, restructuring economy, restructuring the whole political system of the country. So he introduced the policy of perestroika and glasnost, and he was the last leader of the Soviet Union, and he helped the Boris Yeltsin, the first elected president of the Russia. He helped the Boris Yeltsin to win the first popular elections in the Russia. ठीक है, and he was the also a member of Communist Party. Boris Yeltsin भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर थे, but he was of liberal ideology. वो चाहते थे कि कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक लाइंस पे हमें रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, ठीक है, हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, so that स्टैग्नेशन खत्म कर सके, ठीक है, सो दैट लोगों के पास में वापस से काम करने की जील आए, उनको रिवॉर्ड मिले उनके हार्ड वर्क का, ठीक है। तो दीज आर द मेन लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड अल्टीमेटली बोरिस येल्टसिन डिसॉल्व द
Soviet Union, and ultimately power transferred from the Communist Party to the democratically elected party under the leadership of Boris Yeltsin. So these are the main leaders of Soviet Union. And next is about the economic system of post-Soviet republics, including Russia. So post-Soviet republics में जो countries थी, including Russia, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को किस तरह से restructure करा, अपनी इकोनॉमी को किस तरह से boost करा. So we all know कि these countries are rich in natural resources. So they used to export these natural resources to the other countries. Natural resources like coal, oil, natural gas. तो इनको जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके पास में प्रॉफिट आएगा, रिवेन्यू आएगा, एंड अल्टीमेटली उस रिवेन्यू से पैसे से वो अपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है टू डेवलप. अर्न प्रॉफिट फ्रॉम रेंटिंग पाइपलाइंस पासिंग थ्रू देयर ओन टेरिटरी. रेंटिंग पाइपलाइंस, व्हाट डज इट मीन? ऑयल्स दूसरी कंट्रीज में जब जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, तो उनके लिए पाइपलाइंस होती हैं, ठीक है, टैंक्स में नहीं जाते हैं वो, ठीक है. गैस जब जाती है तो उनके लिए पाइपलाइंस होती हैं, ठीक है. टैंक्स में कितना भेजोगे, सिलेंडर्स में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जा पाती है, ट्रक्स वगैरह में, बाय रोड, बाय शिप्स. तो उनको कंटिन्यूस सप्लाई के लिए पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई करा जाता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. तो ये जो पाइपलाइंस होती हैं ये दूसरी कंट्रीज से होके, दूसरी कंट्रीज की टेरिटरीज से होके जाती हैं. तो उन वो जो जिस कंट्रीज की टेरिटरीज से होके जाती हैं वो उसके लिए अपना टैक्स लगाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं दोनों कंट्रीज से. सो दिस इज हाउ दे यूज टू अर्न प्रॉफिट. दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज. रशिया अगर दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करेगा तो उसकी जो उज्बेकिस्तान है नेबरिंग कंट्री, ठीक है, पोलैंड है नेबरिंग कंट्री, बाकी सारी कंट्रीज हैं, वो उनसे क्या लेंगी, प्रॉफिट लेंगी, ठीक है, वो उनसे क्या लेंगी, रेवेन्यू लेंगी. सो दिस इज हाउ दे यूज टू अर्न मनी टू इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. एक्सपोर्ट इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड एनिमल हस्बेंड्री. इन कंट्रीज से बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज एक्सपोर्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स. रशिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का. सो दीज कंट्रीज आर आल्सो अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल्स रियरिंग जो होती है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें ये एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को. सो दिस इज हाउ they used to earn the profit. Export arms and other military hardwares. Weapon deals होती हैं, ठीक है, मिलिट्री सप्लाईज देते हैं. रशिया मिलिट्री सप्लाई देती है, मिसाइल्स देती है, ठीक है, फाइटर प्लेन्स देती है. सो इन वेपन्स डील से भी ये रशिया ने काफी प्रॉफिट अर्न करा. सो दिस इज हाउ they manage their economy. This is how they introduce the reforms in their economy. So that's it from my side. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.